नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़े देश के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं राकेश अंदानिया एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए अंक के साथ। आज के अंक में जानेंगे अंतरिक्ष के विस्तार दर को मापने के लिए खोजी गई एक नई विधि के बारे में और समझेंगे क्या होता है एफिलियन और पेरहिलियन। विज्ञान जगत की खबरें और भी होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की सुर्खियों पर। ब्रह्मांड की विस्तार दर को मापना होगा संभव, भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा नया तरीका। सूर्य से सबसे दूर होने पर भी पृथ्वी पर क्यों है गर्मी, जानिए क्या होता है एफिहिलियन और पेरिहिलियन। दुनिया भर में विज्ञान जगत की महत्वपूर्ण जानकारियां देखिए साइंस एक्सप्रेस में। और हिस्ट्री ऑफ साइंस में जानिए इतिहास में दर्ज महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियों को। और अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। इस बात का पता तब चला जब 1929 में खगोल शास्त्रियों ने खोज की कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही है। हालांकि अलग अलग विधियों से जब खगोल शास्त्रियों ने ब्रह्मांड के विस्तार को मापा तो उन्हें अलग अलग जवाब मिले और वे किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। अब भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने ब्रह्मांड के विस्तार की दर का पता लगाने का एक नया तरीका खोजा है। विस्तार से जानने के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। भारतीय शोधकर्ताओं के एक दल ने एक ऐसी विधि की खोज की है जिससे ब्रह्मांड के विस्तार दर को मापना संभव हो सकता है, जिसका आधार गुरुत्वीय तरंगे हैं। इस शोध में इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल साइंसेज TIFR बेंगलुरु, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा के शोधकर्ता शामिल हैं। इस विधि को फिजिकल रिव्यू लेटर्स में प्रकाशित किया गया है। गुरुत्वीय तरंगे ब्लैक होल्स के विलय जैसी विशाल घटनाओं से उत्पन्न होती हैं। गुरुत्वीय तरंगों के डिटेक्टर्स लाइगो वर्गो नेटवर्क ने ऐसी लगभग 100 घटनाओं का पता लगाया है। अगर इन गुरुत्वीय तरंगों को आकाशगंगाओं जैसे पदार्थ के बड़े समूहों का सामना करना पड़े तो ये रास्ता भटक जाएंगी और गुरुत्वीय तरंगों के सिग्नल्स कई प्रतियां समय की देरी के कारण अलग उत्पादित होंगी। इस घटना को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। अभी तक गुरुत्वीय तरंगों की ग्रेविटेशनल लेंसिंग की कोई पुष्टि नहीं की गई है। शोधकर्ताओं का कहना है कि 1 सदी से भी अधिक समय से ग्रेविटेशनल लेंसिंग का अवलोकन किया जा रहा है और अगले कुछ वर्षों में लेंस युक्त गुरुत्वाकर्षण तरंगों के पहले अवलोकन की उम्मीद है। शोधकर्ताओं का कहना है कि भविष्य के डिटेक्टर मौजूदा डिटेक्टर्स की तुलना में अधिक दूरी तक देखने में सक्षम होंगे, जिससे हजारों यहाँ तक कि लाखों ब्लैक होल्स के विलय का पता लगाया जा सकेगा। फिलहाल इनमें से लगभग 10,000 को लेंस युक्त किए जाने की उम्मीद है, जिसके जरिए डिटेक्टर्स में सिग्नल्स की बार बार प्रतियां दर्ज की जाएंगी। लेंस युक्त गुरुत्वीय तरंगों की छवियों के डिटेक्टर पर आगमन के समय में अंतर का अध्ययन कर ब्रह्मांड के विस्तार दर का अनुमान लगाया जा सकता है। शोधकर्ता कहते हैं कि ये विधि तभी उपयोगी होगी जब लाखों ब्लैक होल्स विलय का पता लगाया जाए। हालांकि यह विधि ब्रह्मांड के एक विशिष्ट मॉडल पर निर्भर करती है। इसे सीधे तौर पर अन्य मॉडल्स के लिए भी अनुकूलित किया जा सकता है। शोधकर्ताओं की टीम अब ग्रेविटेशनल लेंस वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों की बहुत सारी पहचानों का उपयोग करके ब्रह्मांड के विभिन्न मॉडल्स के बीच अंतर करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करने की संभावना तलाश रही है। 6 जुलाई को सूरज से हमारी पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे ज्यादा थी। साल में एक बार होने वाली इस घटना को एफिलियन कहते हैं। सूर्य से इतनी दूरी के बावजूद भी पृथ्वी पर तापमान में कमी नहीं आई। इसके पीछे का क्या कारण है, आइए समझते हैं ज्ञान विज्ञान की इस रिपोर्ट में। छह जुलाई 2023 वो दिन था जब पृथ्वी इस वर्ष सूर्य से सबसे दूर स्थित थी। इस वार्षिक घटना को एफिलियन कहा जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि जब पृथ्वी सूर्य से इतनी दूर होती है तो उसी समय पूरी दुनिया गर्मी झेल रही होती है। इसके पीछे के कारणों को जानने के लिए समझना होगा कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कैसे करती है और ये खुद कैसे घूमती है। खगोल विज्ञानी सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई AU के रूप में मापते हैं।
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के मुताबिक ये दूरी लगभग 93 मिलियन मील है। हालांकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा अंडाकार कक्षा में करती है। इसका मतलब है कि साल में एक दिन ऐसा आता है जब पृथ्वी सूर्य के निकट आती है, जिसे पेरिहीलियन, और एक दिन ऐसा होता है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर जाती है, जिसे अपहीलियन कहा जाता है। इस साल यानी कि 2023 में पेरिहीलियन 4 जनवरी को हुआ, जब पृथ्वी सूर्य से 0.98 AU दूरी पर स्थित थी। वहीं 6 जुलाई को अपहीलियन पर पृथ्वी सूर्य से 1.01 AU दूरी पर स्थित थी। पेरिहीलियन और अपहीलियन की खोज 17वीं सदी में खगोल विज्ञानी जोहानस केपलर ने की थी। उन्होंने ही गणना की थी कि ग्रहों की सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षाएं हैं। केपलर ने ही बताया था कि कोई ग्रह जब पेरिहीलियन पर होता है तो सबसे तेज गति से चलता है और अपहीलियन पर सबसे धीमा होता है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी दक्षिणी गोलार्ध की गर्मी से कुछ दिन ज्यादा हो जाती है। पेरिहीलियन और अपहीलियन के बीच का अंतर भले ही लाखों किलोमीटर का हो, लेकिन इसका पृथ्वी के तापमान पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ऋतुओं का कारण पृथ्वी का अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकाव है, जिसका मतलब है कि सूर्य पूरे साल विभिन्न अक्षांश पर अलग अलग कोणों पर चमकता है। ये अच्छे झुकाव ही ऋतुओं का कारण बनता है। जुलाई में उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, इसलिए गर्मियों में सूर्य की चमक प्राप्त होती है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर झुका हुआ है, इसलिए वहाँ दिन छोटे और ठंडे होते हैं। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर ज्ञान विज्ञान के सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च के लिए तैयार है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। वहीं अगस्त के आखिरी सप्ताह में इसकी चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की योजना है। गौरतलब है कि ये भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग, चंद्रमा की स्थलाकृति का मानचित्रण करना, सतह के खनिज विज्ञान का अध्ययन, चंद्र बाह्य मंडल का अध्ययन और हाइड्रोक्सिल और जल के बर्फ के हस्ताक्षर की तलाश करना है। पृथ्वी के औसत तापमान ने 6 जुलाई गुरुवार को एक नया रिकॉर्ड बनाया। ऐसा सप्ताह में तीसरी बार हुआ जब पहले ही तापमान को अधिकतम दर्ज किया गया था। 6 जुलाई को पृथ्वी का अधिकतम तापमान 17.23 डिग्री सेल्सियस रहा और 4 और 5 जुलाई को 17.18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तापमान मेन यूनिवर्सिटी के क्लाइमेट एनालाइजर की मदद से रिकॉर्ड किया गया, जो कि एक ऐसा उपकरण है जो दुनिया की स्थिति को मापने के लिए उपग्रह डेटा और कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग करता है। इतिहास के पन्नों में दर्ज वैज्ञानिक उपलब्धियों को जानने के लिए आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस। 11 जुलाई 1991 को एक पूर्ण सूर्य ग्रहण के कारण हवाई से दक्षिण अमेरिका तक 9000 मील तक अंधेरा छा गया, जो कुछ स्थानों पर 7 मिनट तक बना रहा। ये सदी का सूर्य ग्रहण कहलाया। ये सूर्य ग्रहण वैज्ञानिकों के लिए भी काफी रोमांचकारी था। 11 जुलाई 1991 का सूर्य ग्रहण 1.0800 मैग्नीट्यूड के साथ एक असाधारण लंबा पूर्ण ग्रहण था। 14 जुलाई 1867 को अल्फ्रेड नोबेल ने दक्षिणी इंग्लैंड के सरे की एक खदान में पहली बार डायनामाइट का प्रदर्शन किया। मई 1867 में नोबेल ने डायनामाइट के लिए ब्रिटिश पेटेंट हासिल किया। जुलाई में किया गया ये प्रदर्शन अथॉरिटीज और संभावित उपयोगकर्ताओं को डायनामाइट की सुरक्षा के बारे में आश्वस्त करने के लिए किया गया था। 15 जुलाई 1956 को भारतीय भौतिक शास्त्री अशोक सेन का जन्म कोलकाता में हुआ था। रॉयल सोसाइटी के फेलो होने के साथ इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल साइंसेज बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं। वे MIT में मॉर्निंग स्टार विजिटिंग प्रोफेसर और कोरियन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर भी हैं। वे फंडामेंटल फिजिक्स में ब्रेक थ्रू प्राइज हासिल करने वाले पहले व्यक्ति हैं।
16 जुलाई 1929 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये परिषद पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन एवं प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। देश में फैले 111 ICAR संस्थानों और 71 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय कृषि प्रणालियों में से एक है। तो आज के अंक में बस इतना ही। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार की ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।